तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है और किस किस कंडीशन में डूअर सब्जेक्ट बन पाता है और कब सब्जेक्ट डूअर सब्जेक्ट नहीं बन पाता। देखो मेरे भाई, आप बुक में पढ़ेंगे डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। बट इसका भी एक लिमिटेशन है कि कुछ लिमिटेशन के बाद ये काम करना बंद कर देता है। समझेंगे जरा, ये एक सेंटेंस है, सचिन प्लेज क्रिकेट, और एक सेंटेंस मैंने नीचे लिख रखा है, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। इसमें देखना मेरे भाई, ये प्लेज अपने आप में क्या है, वर्ब है। प्लेज क्या है, वर्ब है। अगर यह वर्ब है तो एक्शन होगा, खेलने का एक्शन किया जाएगा। तो जो एक्शन करेगा, खेलना एक एक्शन वर्ब है, तो कोई इसको करने वाला होगा, कोई इसका डूअर होगा। और जो डूअर होता है, डूअर को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सर डूअर को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, कॉल्ड सब्जेक्ट। ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियो में जाके देखेंगे, आप तो पाएंगे डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में देखते हैं, एक्शन का डूअर कौन है, सचिन है। खेलने का काम कौन कर रहा है भाई, सचिन है। तो सचिन को क्या कहेंगे, डूअर, और डूअर को ही क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। तो आपने इसको वेरीफाई किया कि यहाँ पर सब्जेक्ट डूअर बन पा रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में जब आएंगे तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, सचिन। यहाँ पर ये डूअर क्या बन पा रहा है, डूअर सब्जेक्ट बन पा रहा है। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर डूअर सब्जेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सर कारण क्या है कि डूअर जो सब्जेक्ट डेफिनेशन है, इसका एक लिमिटेशन होता है, वो उस लिमिटेशन तक काम करेगा। समझने चीजों को, इधर लिखा हुआ है, देखना मेरा, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना, दो तरह से लिखा हुआ है। एक सेंटेंस एक्टिव में है और दूसरा क्या है, पैसिव में है। सर इसे एक्टिव पैसिव में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब सेंटेंस पैसिव होगा तो डूअर सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा होगा। जब सेंटेंस एक्टिव होगा तो डूअर सब्जेक्ट होगा, और जब सेंटेंस पैसिव होगा तो डूअर सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। देखेंगे मेरे भाई, जब सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव, तो डूअर को क्या बोलना है, सब्जेक्ट बोलना है। फिर से समझ लो, जब सेंटेंस एक्टिव होगा तो डूअर को आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। सर जब सेंटेंस पैसिव होगा तो एक्शन के रिसीवर को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। सर हमको कैसे पता चलेगा, मान लो आज हम फर्स्ट क्लास से अटेंड कर रहे हैं और बेसिक क्लास है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि सर सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। फर्स्ट क्लास में इतनी सारी बात कैसे समझे भाई। देखो ये समझना बहुत आसान है, आप ध्यान देंगे थोड़ा कि सर सेंटेंस क्या पहचानना है, पैसिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए मैंने लिख रखा है बी का वर्ब। बी एक वर्ब है, बी का हिंदी मीनिंग होता है होना। जैसे गो एक वर्ब है ना, गो वेंट गॉन, इसके अपने फॉर्म चलते हैं, वैसे बी भी क्या है, एक वर्ब है। देखना मेरे भाई, बी का मतलब होता है होना, और बी के पहले में क्या आता है, इज, एम, आर, खुद भी। सेकंड क्या है, वाज वर्ब, और थर्ड में क्या है, बीन। तो इसे कहते हैं बी का वर्ब। क्या कहते हैं इसको, बी का वर्ब। बी के फॉर्म में कितने अक्षर है, 7 अक्षर। तो इस बी के फॉर्म के बाद अगर क्या नजर आए सेंटेंस में, V3। बी के फॉर्म, बी का फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, खुद भी, वाज वर्ब और बीन। इसके बाद अगर सेंटेंस में V3 आ जाए तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, पैसिव। फिर से समझना, ध्यान से थोड़ा समझते हैं इसको कि सर एक बी का फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं इज, एम, आर, खुद भी, और दूसरा होता है वाज वर्ब, और तीसरा होता है बीन। अगर इसके बाद सेंटेंस में V3 दिखाई दे तो सेंटेंस बनेगा पैसिव। अगर ये पैटर्न को फॉलो नहीं किया तो सेंटेंस बनेगा एक्टिव। फिर से समझना, ऐसे कर लेते, इस बार रिवर्स में समझ लेते हैं। सर किसी भी सेंटेंस में क्या दिखाई दे, V3 दिखाई दे, और उसके पहले किसी भी सेंटेंस में क्या दिखाई दे, V3 दिखाई दे, और V3 के पहले इसमें से कोई एक शब्द आ जाए, कोई एक शब्द, या ईज आ जाए, या एम आ जाए, आर आ जाए, कोई भी एक शब्द आ जाए तो सेंटेंस बनेगा पैसिव। चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। देखो ये प्लेट क्या है, प्लेट क्या है, V3 है। प्लेट क्या है, V3 है। उसके पहले बी का फॉर्म आया है, जी आया है, ये इज, एम, आर, बी का फॉर्म है ना। तो पैटर्न अपने पास बना क्या, बी प्लस में V3, और बी प्लस में V3 क्या बनता है, बी प्लस में V3 क्या बनता है, सेंटेंस पैसिव। आसान है, आसान है सर, पैसिव। इसका मतलब जब सेंटेंस पैसिव होगा, ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव में है, पैसिव में है, पैसिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस पैसिव होगा तो एक्शन के रिसीवर को बोलेंगे सब्जेक्ट ना, एक्शन के डूअर को सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। इसीलिए इस वाले सेंटेंस में डूअर सब्जेक्ट नहीं होगा। डूअर सब्जेक्ट कब होगा, जब सेंटेंस एक्टिव होगा। सुनना जरा, ये एक्शन किया जा रहा है खेलने का, किसके लिए किया जा रहा है, क्रिकेट के लिए। तो ये क्रिकेट का जो एक्शन का रिसीवर है कौन है, कौन है, रिसीवर। सर क्रिकेट है,
और रिसीवर को पैसिव में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। आसान है। फिर से समझना कि अगर कोई क्रिकेट को मान लो नहीं जानता है, क्रिकेट देखने वहां पहुंचा और ओल्ड एज है, पूछ रहे बच्चे से क्या कर रहे हैं, गेंद फेंक रहा है, इधर से मार रहा है, तो आपने क्या बोला कि जो भी सारी एक्शन की जा रही है ना, उसका नाम क्या है गेम का? क्रिकेट। तो एक्शन का रिसीवर कौन हुआ? क्रिकेट। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। आसान बात है। फिर से समझ लेना, थोड़ा देसी भाषा में समझ लेते हैं। आप एक बच्चा को गोद में रखे हुए और वो मान नहीं रहा है, आप उससे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने क्या किया? मारा। जब एक्शन का डूअर आपने मारा, आपने बच्चे को, तो एक्शन का डूअर कौन है? आप। अगर आप एक्शन का डूअर है तो सेंटेंस कैसे होगा? एक्टिव होगा। और बच्चा गुस्सा होकर के पैर से आपके मुंह पे मारा, रिवर्स में क्या? अब इस बार आप एक्शन के डूअर है या एक्शन के रिसीवर है? सर इस बार आप तो आपके ऊपर एक्शन हुआ है ना, तो आप एक्शन के रिसीवर है। और जब आप एक्शन के रिसीवर होंगे तो सेंटेंस कैसे होगा? पैसिव होगा। तो आसानी से एक्टिव पैसिव इन चीजों को हम लोगों ने कल पिछले वाले क्लास में देखा था। एक और बात समझना, थोड़ा कंसेप्ट क्या है कि सेंटेंस में, थोड़ा एक लिख देता हूं सेंटेंस में। अच्छा एक बात समझो, इसको रहने देते हैं पानी, ये बात समझो मेरे भाई, ये वाला सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है या पैसिव है? सर इसको देखते हैं, ये प्लेस V3 है क्या? नहीं है। V3 नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव होगा। क्या होगा? एक्टिव होगा। कैसे पता चला कि सर सेंटेंस में क्या आना चाहिए? V3 आना चाहिए, और V3 के पहले क्या आना चाहिए? B का फॉर्म में से कोई एक सेंटेंस, तभी तो पैसिव होगा। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखना मेरे भाई। मैंने बोला रमन इज कॉल्ड, रमन इज कॉल्ड। अब इस सेंटेंस को हमको पहचानना है कि ये सेंटेंस एक्टिव है या नहीं है। तो मैंने देखा ये कॉल्ड क्या है? V3 है। क्या है? V3। और इसके पहले B का कोई फॉर्म में से आया क्या? इसमें से कोई एक शब्द आया क्या? तो आपने बोला जी इज आया है। इसका मतलब इस पर B प्लस V3 के पैटर्न को फॉलो किया, तो सेंटेंस कैसा बनेगा? पैसिव बनेगा। क्या बनेगा? पैसिव सेंटेंस बनेगा सर। तो कोई भी सेंटेंस आप चाहे, जितने सेंटेंस चाहे आप लिखकर इस पैटर्न पर आप वेरीफाई करेंगे और पाएंगे आपका आंसर हर बार क्या होगा? सही होगा। तो याद जो रखना है, B का फॉर्म याद रखना है। B के फॉर्म के बाद अगर V3 आए तो सेंटेंस पैसिव, और नहीं आए तो एक्टिव। एक दो और देख लेते हैं सर, दो और देख लेते हैं। देखना सर, अगर ऐसा कर दो, ऐसा कर दो कि राम goes to school, राम goes to school। अब हम चाहते हैं इस सेंटेंस को पहचानना कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। तो सबसे पहले हमको क्या पहचानना पड़ेगा? वर्ब पहचानना पड़ेगा। सर वर्ब ये देख रहे हैं, तो ये V1 है, ये वर्ब जो है V3 में है क्या? नहीं है। V3 में नहीं है, तो पहला पैटर्न जो कंडीशन था फुलफिल नहीं किया। इसके पहले B का फॉर्म आया है क्या? नहीं आया है। इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है? एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस है। तो इस आप पैटर्न पे चाहे तो जितनी सारी सेंटेंस को चाहे आप कर सकते हैं, और हर बार आपका आंसर क्या आएगा? सही आएगा। तो आज जो मैंने आपको बताया कि सर जब सेंटेंस क्या होता है? एक्टिव होता है, तो डूअर को बोलना सब्जेक्ट, और जब सेंटेंस पैसिव होगा तो एक्शन के रिसीवर को बोलना सब्जेक्ट। ये बात हमने सीखा। पिछली वीडियो में भी बहुत सारी कंसेप्ट का चर्चा हुआ था। आप चाहे तो पिछली वीडियो में इसी चैनल पे वीडियोज है, आप जाकर देख सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना भाई, उसको जरा समझ लेते हैं। क्या समझना है? सर किसी भी सेंटेंस में क्या दिया हो? प्रीपोजिशन दिया हो। क्या दिया हो? प्रीपोजिशन दिया हो। समझना है, किसी भी सेंटेंस में क्या दिया हो? प्रीपोजिशन दिया हो, और इसके बाद क्या आ जाए? नाउन या प्रोनाउन आ जाए। नाउन आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए? प्रोनाउन आ जाए। तो इसको क्या कहते हैं? समझना जाए फिर से कि सर दो बात समझना, जो वर्ब होता है ना, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और वर्ब भी अपना क्या लेता है? सब्जेक्ट लेता है। और एक और पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपना सब्जेक्ट तो नहीं लेता, लेकिन प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट लेता है। इसका मतलब कि सेंटेंस में कहीं पे भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से। अब बचपन से हम लोग ऐसा करते थे, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। और इस वाले सेंटेंस में, सेंटेंस हालांकि एक्टिव है या पैसिव आप पहचान कर बताएंगे। हालांकि आप वीडियो में तो आंसर कर नहीं पाएंगे, तो मैं ही बोल देता हूँ, ये V3 नहीं है और इसके पहले B का फर्क नहीं आया, तो सेंटेंस बनेगा एक्टिव। क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा एक्टिव। सर एक्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इसका मतलब जाने का डूअर कौन होगा? आई होगा। तो डूअर क्या बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस में? सर सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट। और ये गो क्या है? वर्ब है। क्या है?
वर्ब है। अब जो मैं बता रहा हूँ, ये जो टू है ना, ये टू को बोलते हैं सर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। और मैं क्या बता रहा हूँ कि सेंटेंस में कहीं भी प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद या तो नाउन आ रहा हो नहीं तो प्रोनाउन आ रहा हो, तो उसे बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इस प्रीपोजिशन का ये स्कूल क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। मेरे भाई थोड़ा ध्यान से समझना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। कोई आपसे पूछे ये स्कूल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बोलेंगे नाउन है सर। सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है? तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। इसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रीपोजिशन टू ने अपना क्या कर लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। सर इसे गो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहेंगे? इसे गो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहेंगे? आप गलत समझ रखे हैं बचपन से कि ये आप कंसीडर कर रहे थे गो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्यों नहीं? ये सो सुनना, ये जो गो वर्ब होता है ना, इंट्रांजिटिव नेचर का होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब। गो जो है कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसीलिए ये गो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। गो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो गो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव नेचर का होता है। तो इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? सुन लो थोड़ा शॉर्ट में कि सर जब कोई वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगा तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। जब कोई वर्ब अपना एक ऑब्जेक्ट ले तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव, और जब कोई वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट ना मिले तो उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर गो वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव। और ये टू प्रीपोजिशन क्या कर लिया? अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, इसे बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कितना भी हो, अगर आप लिखेंगे तो जहां भी प्रीपोजिशन नजर आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या बनेगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट at 5 o'clock। at 5 o'clock मैं 5 बजे बाजार जाता हूं, ऐसा लिखा हुआ है मान लो। तो अब देखना मेरे भाई ये गो क्या है? वर्ब है। ब्रेक कर रहे हैं सेंटेंस को। जाने का डूअर कौन है? आई है, तो डूअर को क्या बोलते हैं मेरे भाई? सब्जेक्ट बोलते हैं। ये सब्जेक्ट है। अच्छा ये टू क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। शॉर्ट में लिख रहा हूं। और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ये टू मार्केट क्या बने? ये टू प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना है। फिर देखना ये एट क्या है? सर प्रीपोजिशन है। और 5 o'clock क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अरे भाई आप पढ़ेंगे प्रीपोजिशन टॉपिक में, जब डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा कि प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड होता है जो सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या कर देता है? रिलेट करना होता है, जोड़ना होता है, तो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है ना? फिर आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। ठीक है ना? और अगर आप अच्छी तरह से अंग्रेजी सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे बेसिक के वीडियो से जो इसी चैनल पर दिया गया है उस वीडियो पर जा करके कंटिन्यूअसली देखेंगे, लगातार देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, आपको अच्छा लगे तो कर लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू।